नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरजे ज्योति मलिक और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कार्यक्रम एक मुलाकात रेडियो उड़ान की एक ऐसी कोशिश है जिसमें हम आपको डिसेबल्ड समाज में काम कर रही ऐसी पर्सनालिटीज से मिलवाते हैं जिन्होंने डिसेबल्ड कम्युनिटी में बहुत ही काम किया है और समाज में अपनी एक पहचान बनाई है, जिन्होंने लाइफ में संघर्ष किया है और ऊंचाइयों को छुआ है और साथ ही में दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जहां चाह वहां राह, ऐसे तथ्यों को जिन्होंने सच कर दिखाया है। तो आज एक मुलाकात में मैं आरजे ज्योति मलिक भी आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने नेत्रहीन समाज में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और नेत्रहीनों को चेस खेलने के लिए प्रेरित किया है। चेस फॉर द ब्लाइंड को एक नई पहचान दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। शतरंज का नाम किसने नहीं सुना? अरे हम सब शतरंज के बहुत बड़े फैन हैं। शतरंज जो कि एक नेत्रहीन के लिए मोस्ट एक्सेसिबल स्पोर्ट है और जिसे एक नेत्रहीन साइटेड लोगों के साथ बहुत ही आसानी से खेल सकता है। तो बस नेत्रहीनों की इस खूबी को मिस्टर चारुदत्ता वी जाधव जी ने पहचाना और भारत में नेत्रहीनों को शतरंज खेलने के लिए प्रेरित किया, जो कि उन सब में से एक थे जिन्होंने नेत्रहीनों के लिए शतरंज को सिटी, स्टेट, कंट्री और इवन इंटरनेशनल लेवल पर भारत को एक पहचान दिलाई, जो कि खुद भी चेस के एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं और ढेरों चैंपियनशिप्स हासिल कर चुके हैं और इवन ढेरों अवार्ड्स के भी रेसिपिएंट हैं और हजारों नेत्रहीन चेस प्लेयर्स को तैयार भी कर चुके हैं, जो कि चेस को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करने के लिए और स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए ढेरों प्रोग्राम्स इनिशिएट कर चुके हैं। जी, तो यही है हमारी आज की पर्सनालिटी, मिस्टर चारुदत्ता जाधव जी। चारुदत्ता जाधव जी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड के फाउंडर और प्रेसिडेंट भी हैं और भी ढेरों एनजीओज के साथ जुड़े हुए हैं जो खुद आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और नेत्रहीनों के लिए टॉक 64 नाम के एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, चेस को एस्टेब्लिश करने की पूरी हिस्ट्री के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं चारुदत्ता जी से। एक मुलाकात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारी आज की पर्सनालिटी चारुदत्ता जी से। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो उड़ान पर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हमसे शेयर कीजिए। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म मुंबई में हुआ और पढ़ाई और प्रोफेशनल लाइफ पूरा बॉम्बे में ही हुआ है। ओके सर। जब मैं 13 साल का था तभी सडनली स्कूल में मुझे मेरे आँख के सामने ऐसे ब्लैक स्पॉट्स आने शुरू हो गए और तब से यानी 1980 में मेरा लेफ्ट आँख का विजन पूरा चला गया और स्लोली राइट आई का विजन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होते गया। 87 और 94 में मेरे 2 ऑपरेशंस हुए, लेकिन उसका कुछ फायदा हुआ नहीं और 92-93 के बाद मैं ऑलमोस्ट कंप्लीटली ब्लाइंड हूँ। ओके, आपने नेत्रहीनों के लिए बहुत काम किया है, स्पेशली चेस को लेकर, और आपका प्रोफेशन आईटी, आप आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, राइट? उसके पहले मैं मेरा खुद का थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा। मैं एक फाइनेंशियली बैकवर्ड फैमिली से आया हूँ। मेरे पिताजी कॉटन मिल वर्कर थे और आपको याद होगा 1982 का जो फेमस स्ट्राइक, कॉटन मिल स्ट्राइक जो बॉम्बे में हुआ था, उसमें मेरे पिताजी का जॉब चला गया था और उसके बाद यानी 1980 और 85 ये जो अच्छे साल है मेरे करियर में,
काफ़ी तकलीफ वाले हुए थे। मुझे ब्लाइंडनेस हुआ, मेरे पिताजी का जॉब चला गया और घर में फिर कोई अर्निंग मेंबर नहीं था। तो बेसिकली मैंने मेरी पढ़ाई में सडनली चेंज हो गया, क्योंकि मेरा खुद का लिखना पढ़ना बंद हुआ था और ब्लाइंड लोग कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में हमें पता नहीं था। तो स्कूल में तो मेरे नेबर्स मुझे पढ़ के दिखाते थे, वैसा मैंने मेरा पढ़ाई किया। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण कॉलेज में जब मैं गया तो कॉलेज में भी मुझे 11th से ही मुझे एक पार्ट टाइम जॉब करना पड़ा था। तो वो जो स्ट्रगल था, मैं घर में सबसे बड़ा था, यानी 4 हम लोग भाई बहन हैं, उसमें बड़ा था। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लग रही थी कि घर में जो स्ट्रगल देख रहा था कि एक दिन दोपहर का खाना है तो रात का खाना नहीं है, तो वो मुझे दुख होता था। तो मैंने खुद ही छोटा सा जॉब ढूंढ के काम करना शुरू किया। तो उस वक्त वो जो एक डिफिकल्ट सिचुएशन से मैं गया था, तो मैं उसको ब्लेसिंग्स ऑफ डिस्गाइज बोलता हूँ, क्योंकि उसने मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ दिया, मुझे प्रॉब्लम फेस करने के लिए शक्ति दी और लाइफ में आगे बढ़ना, यानी कुछ प्रॉब्लम से बिना डर के आगे बढ़ने की जो एक स्पिरिट होती है वो मुझे दी। वाकई सर, बहुत स्ट्रगल किया है आपने और पूरी फैमिली को संभाला है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सर, अब मैं जानना चाहती हूँ कि हाउ डिड यू एस्टैब्लिश चेस इन इंडिया? आपने चेस को ही क्यों चूज किया? 1985 में मैं चेस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए तब से खेलता था, लेकिन सडनली मुझे हमारे जो जहाँ मैं रहता था वहाँ के बच्चों ने बोला कि यहाँ अपने ही एरिया में एक टूर्नामेंट हो रही है, वहाँ से बॉम्बे के अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, तो आप जाके खेलो। तो वो एक मैंने पहला टूर्नामेंट खेला, वो मैं अकेला ब्लाइंड था और बाकी सारे साइटेड चेस प्लेयर थे, और वो टूर्नामेंट मैंने जीता। क्या और वो बेसिकली वहां से मेरा लाइफ की तरफ देखने का पूरा दृष्टिकोण चेंज हो गया कि यदि मैं चेस में साइटेड लोगों को हरा सकता हूँ, और इवन मेरे पास एक सेंस नहीं है, भगवान ने मेरे को जो मेरा ब्लाइंडनेस दिया है, तो भी मैं पर्टिकुलर एरिया में एक्सेल कर सकता हूँ। तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी एरियाज होंगी, वहां मैं करियर करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये एक कारण हुआ जिसके कारण मैंने चेस को एक प्रोफेशनली लिया और उसके प्रोफेशनल की चेस के बुक्स पढ़ने शुरू किए, कोचिंग लेने शुरू किया, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक खेल को खेला मैंने। और वो खेलने की मुझे कॉन्फिडेंस दिया, जो सेंस ऑफ इक्वालिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो दिया, जो आज भी मुझे लाइफ में हर वक्त काम में आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये खेल को प्रमोट किया जाए, और उसी वक्त मुझे 1984 में महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की एक नाम की संस्था थी, उससे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ 1985 में, और उस संस्था से मैं जुड़ गया और उसके साथ मैंने चेस को प्रमोट करने को शुरू किया। और उस वक्त एक ही मोटिवेशन था कि मेरे लाइफ में एक पॉजिटिविटी आई है, और वही पॉजिटिविटी मेरे बाकी के जो ब्लाइंड भाई हैं उसमें मैं ला सकूं, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो उससे मैंने स्टेट लेवल पे वो काम चेस प्रमोट करने का शुरू किया। ओके, तो सर आपने बिगिनिंग बॉम्बे से ही की? हाँ, तो संस्था बॉम्बे में थी, तो पहले हम लोगों ने उसको बॉम्बे में प्रमोट किया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में गए, इवन रिमोट प्लेस में गए। मुझे अभी भी याद है कि विदर्भ एरिया में वर्धा, वरोरा के और एकदम इंटीरियर स्कूल्स में हम लोगों ने जाके चेस को प्रमोट किया। और उसी का एक कारण है कि जब 1997 में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड एस्टेब्लिश हुई और नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स शुरू हो गए, तो महाराष्ट्र का डोमिनेशन काफी सालों तक चला। उसका रीजन था कि जो 10-12 साल 15 साल हम लोगों ने जो महाराष्ट्र के गांव तक चेस पहुंचाने की कोशिश की। जी, तो सर अगर हम भारत में स्पोर्ट्स की बात करें तो काफ़ी वेल स्टैंडर्ड है स्पोर्ट्स भारत में विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए। बट अगर चेस की बात करें, चेस सबसे एक्सेसिबल स्पोर्ट है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, राइट? तो मींस यस, या सिर्फ एक्सेसिबल नहीं है, ये ऐसा अकेला खेल है जो हम लोग साइटेड लोगों के साथ इक्वल लेवल पे खेलते हैं। यानी जब हम लोग मेन स्ट्रीम में जाके चेस, और वो भी प्रोफेशनल लेवल पे, जहां हमारे लिए कोई रूल में चेंजेस नहीं है और सारे रूल्स सेम अप्लाई होते हैं, जो इंटरनेशनल रेटिंग्स नॉर्म्स जो मिलते हैं
ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर्स और ये सारे हमारे लिए सेम है। तो ये क्या ना सेंस ऑफ इक्वलिटी देता है। इसलिए चेस ये स्पोर्ट्स से ज्यादा मैं एक ऐसा एक खेल मानता हूँ जो हमें साइटेड लोगों के इक्वल लेवल पे लाके खड़ा करता है। जी बिल्कुल सर, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि चेस ही एक ऐसा स्पोर्ट है जो मोस्ट एक्सेसिबल है एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन साइटेड पर्सन के साथ बहुत इजीली खेल सकते हैं। तो सर अब थोड़ा सा आपके प्रोग्राम्स के बारे में जान लेते हैं जो आपने चेस को प्रमोट करने के लिए इनिशिएट किए हैं। ओके तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने कहा कि 1984 से हम लोगों ने महाराष्ट्र में चेस को प्रमोट करने का शुरू किया, और जब हम लोग साइटेड लोगों में खेलना शुरू किया नेशनल लेवल पे, हमें पता चला कि इंटरनेशनल में भी बहुत सारे चेस टूर्नामेंट्स होते हैं और ऑफिशियली वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और ओलंपिक्स होते हैं, और हमें और इंडिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। और वो एक ऑब्जेक्टिव रख के हम लोगों ने ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड की ये संस्था को एस्टेब्लिश किया। और जो स्ट्रैटेजी हम लोगों ने महाराष्ट्र में यूज की थी प्रमोट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर विलेज तक, वही स्ट्रैटेजी हम लोगों ने नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट की। सारे स्टेट में स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किए, और उस स्टेट लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लोग ग्रास रूट लेवल तक चेस को प्रमोट किया। तो पहले 10 साल हमारा पूरा फोकस था कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चेस कैसे पहुंचाया जाए, और एक स्ट्रक्चर्ड वे से चेस को इंडिया में कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। सो 1999 से हमसे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, जहां हम लोगों ने सिलेक्शन साइकिल शुरू किए। तो स्टेट लेवल टूर्नामेंट, जोनल लेवल टूर्नामेंट, नेशनल बी और नेशनल ए, ऐसा एक सिलेक्शन साइकिल किया, और उसमें से टॉप 4 प्लेयर्स ये चारों टूर्नामेंट में खेल के जो टॉप 4 में आते हैं उसको इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी दिया। सो दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट विच वी हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। आज भी वो स्ट्रक्चर शुरू है, और प्लेयर्स काफी यानी शुरू में हमारे पास 300 या 400 प्लेयर्स थे शुरू के एरिया में। आज हमारे पास 10,000 से ज्यादा प्लेयर्स हैं जो एक्टिवली चेस खेलते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप लिया, हाउ हमारे देश में चेस का स्टैंडर्ड कैसे इम्प्रूव किया जाए, जो रेगुलरली चेस खेलते हैं। फिर उनके लिए हम लोगों ने कोचिंग कैंप्स अरेंज करना शुरू किया, और उस वक्त जब हम लोगों ने इंटरनेशनल में भी देखा कि ब्लाइंड लोग चेस बोर्ड पे इक्वल हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हम लोग काफी पीछे थे। चेस एक स्टूडियस गेम है, तो उसके लिए लिटरेचर एक्सेसिबल फॉर्मेट में अवेलेबल होना जरूरी है। जी बिल्कुल सर, कंप्यूटर पर चेस कैसे खेला जाएगा? आपने एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जिसमें आपने विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए टॉकिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जिसकी हेल्प से चेस कंप्यूटर पर खेली जा सकती है। सर उसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं। कंप्यूटर काफी इस्तेमाल होता है, तो चेस कंप्यूटर पे कैसे ब्लाइंड लोग खेला जाए, तो हम लोगों ने फिर वो दो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किए। टेक्नोलॉजी जैसे साइटेड चेस में यूज होती है, वैसे ही टेक्नोलॉजी की जरूरत सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड के चेस प्लेयर्स डिमांड कर रहे थे। तो मेरा जो आईटी बैकग्राउंड था उसका इस्तेमाल करके और जीटीएल फाउंडेशन उन्होंने उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया, और हम लोगों ने एक चेस सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, उसका नाम है टॉक 64। 2006 में जब इंडिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की थी, उस वक्त उस सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने लॉन्च किया। ये वर्ल्ड का पहला और अकेला ऐसा सॉफ्टवेयर है, प्रोफेशनल चेस सॉफ्टवेयर, जो ब्लाइंड लोग इंडिपेंडेंटली कंप्यूटर के साथ चेस खेल के अपना गेम इम्प्रूव कर सकते हैं। और आज 30 से ज्यादा देशों के चेस प्लेयर्स इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपना गेम इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके। उसके बाद हम लोगों ने डेजी स्टैंडर्ड्स को और टेक्नोलॉजी को यूज करके चेस के बुक्स को एक्सेसिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट के सपोर्ट से आज हमारे पास 50 के आसपास चेस बुक्स हैं, और हमारा भी एम्बिशन है अगले 3-4 सालों में टोटल 200 तक हमको चेस बुक्स बनाना चाहते हैं। ओके सर, जैसे कि आप खुद भी इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं और बहुत से प्लेयर्स को आपने इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए भेजा है, तो आपको क्या लगता है इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ स्टैंड करता है? अभी रिसेंटली हम लोगों ने लॉन्ग टर्म चेस प्लान डेवलप किया है इंडिया के लिए। एम्बिशन रखा है हम लोगों ने कि हम इंडिया वर्ल्ड का टॉप कंट्री बने, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड में 5th लेवल पे हैं।
को नंबर 1 करना है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड की स्थापना का एक ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया के प्लेयर्स को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भेजे। तो इंडिया ने फर्स्ट टाइम 1998 में वर्ल्ड ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। 1951 से वर्ल्ड में ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हर साल 4 साल में होती है और हर 4 साल में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज होता है। तो इंडिया का एंट्री 47 इयर्स के बाद ये ऐसे ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में हुआ था, लेकिन उस 1998 से आज तक हमारी टोटल 23 टीम्स अलग अलग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुकी है, जिसमें इंडिविजुअल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, ओलंपिक्स, फेमिनाइन यानी फीमेल्स के लिए जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हम लोगों ने पार्टिसिपेट की है और हमारे प्लेयर्स ने इसमें मेडल विनिंग परफॉर्मेंस किए हैं। तो आज हमने 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं ओलंपिक्स में। कर्नाटक के किशन गांगुली और कर्नाटक के श्री कृष्ण उडप्पा ने 2008 और 2012 में गोल्ड मेडल मिलाया था। 2002 के ओलंपियाड में मदन बागायतकर ने ब्रॉन्ज मेडल मिलाया था और इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप के जूनियर सेक्शन में दर्पण इनानी ने ब्रॉन्ज मेडल मिलाया था। तो और हम लोग ऑलवेज टॉप 10 में ओलंपिक में रहे हैं और अभी हमारा लेटेस्ट रैंकिंग 5th है। ओके, तो क्या सर कभी इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप चेस टूर्नामेंट को कंडक्ट किया है? मुझे बहुत खुशी होती है बताने के लिए कि इंडिया ने 3 ऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियनशिप्स कंडक्ट किए हैं। 2003 में हम लोगों ने एशियन चेस चैंपियनशिप कंडक्ट किया था मुंबई में। 2006 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया। वो आज भी वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ब्लाइंड चेस माना जाता है। IBCA जो वर्ल्ड बॉडी है हमारी, उसके प्रेसिडेंट ने ऑफिशियली उस टूर्नामेंट के फाइनल फंक्शन में वो कहा था। और 2012 में हम लोगों ने चेस ओलंपियाड चेन्नई में ऑर्गेनाइज किया था और मुझे कहने को खुशी होती है कि ये साल हम लोग एशियन चेस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहे हैं। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। और सर जैसे कि आपने अभी मुझे बताया कि जो इंडिया का रैंक है वो 5th नंबर पर है इंटरनेशनल लेवल में, तो इसे फर्स्ट रैंक पर लाने के लिए आप क्या स्टेप्स उठा रहे हैं और उठाने वाले हैं? तो जैसे 2008 में जब हम लोगों ने हमारा 5 साल का प्रोजेक्ट प्लान किया था, एक लॉन्ग टर्म प्लान करके, उसमें हमारा विजन था कि इंडिया में कम से कम 40 इंटरनेशनल रेटेड प्लेयर हो और इंडिया 2012 में टॉप 5 में आए। तो उस विजन को ध्यान में रख के जो जो प्रोग्राम्स हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए थे, वो कहने को खुशी होती है कि आज हमारे पास सिर्फ 40 नहीं 131 रेटेड प्लेयर्स हैं, जो वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में आज तक ब्लाइंड चेस प्लेयर्स इतने ज्यादा नंबर में नहीं है। दूसरा, 2000 ओलंपिक में हम लोगों ने 5th रैंक लिया और अभी 2014 में हम लोगों ने अगले 5 साल के लिए जो प्लान किया है उसमें जरूर हमारा यही विजन है कि रशिया का जो डोमिनेशन है चेस में, जो साइटेड में और ब्लाइंड में दोनों में भी है, हम लोग उस डोमिनेशन को कैसा चैलेंज कर सकते हैं। और इसीलिए स्पेसिफिकली टैलेंट हंट, टैलेंट डेवलपमेंट, ये 2 और चेस इन स्कूल्स, ये प्रोजेक्ट्स को हम लोगों ने लॉन्च किया है। तीनों प्रोजेक्ट्स का इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अलग है, लेकिन तीनों प्रोजेक्ट्स का मिलके जो आउटकम होगा वो आउटकम इंडिया के चेस का स्टैंडर्ड ऊपर लेगा और जो टॉप में आज खेल रहे हैं वो प्लेयर्स का स्टैंडर्ड उस लेवल तक हम लेके जाना चाहते हैं कि जब हम लोग रशिया को कॉम्पीट कर सके। उसको वक्त लगेगा, 5 साल काफी कम समय है, लेकिन हमारी कोशिश होगी जितने जल्दी हम लोग टॉप 1 बने, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ओके, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से।
ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई और मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। बदलता दो, बदलेगा समाज की सोच। बदलता दो, जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो, जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो सर, आपने बहुत से प्रोग्राम्स के बारे में बताया, प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, चेस के स्टैंडर्ड के बारे में बताया। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं आपकी इस पूरी हिस्ट्री में या बैकग्राउंड में, जो आपने चेस को यहाँ तक एस्टेब्लिश किया है इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पर। प्रॉब्लम्स तो काफ़ी थे, लेकिन मैंने 2 या 3 इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। नंबर 1, हमारे देश में हमारे दिव्यांग भाइयों का के लिए ऑलरेडी सर्वाइवल यानी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इस सारे चीज़ों में काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है। और जब हम लोग स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो उसको ऑलवेज सेकेंडरी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमको जब ये चेस को प्रमोट करते वक्त हुआ, लोग चेस को सिर्फ स्पोर्ट्स करके ही देखते हैं ब्लाइंड का। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये चेस सिर्फ स्पोर्ट्स ब्लाइंड के लिए नहीं है, ये सेंस ऑफ इक्वालिटी देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन उसके साथ जो पर्सनल स्किल्स डेवलप होती है, एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स, आपका कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर और सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, ये काफी इम्पोर्टेंट होता है एक पर्सन को अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और सक्सेस लेने के लिए। और ये चेस हमारे ब्लाइंड भाइयों को देता है और उसको हमको प्रमोट करने के लिए काफी तकलीफ हुआ ये माइंडसेट के कारण, क्योंकि स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पोर्ट्स होगा तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम लोग है ना सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरा प्रॉब्लम हमें हुआ कि इसको प्रमोट करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सपोर्ट तो सब लोग मांगते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो हमारे ब्लाइंड चेस प्लेयर्स की डिमांड है कि हमको एक स्पोर्ट्स पर्सन का स्टेटस मिलना चाहिए। वो आज भी हमारे देश में नहीं है। गवर्नमेंट ने इस खेल को रिकॉग्नाइज किया नहीं है। हम लोग वर्ल्ड पे जाके खेलते हैं, ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज ने इसको स्पेशल कंसिडरेशन देके ब्लाइंड चेस को रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन हमारे देश में आज भी वो नहीं है। हम लोग जब मेडल इंटरनेशनल में लेते हैं, हमारा नेशनल एंथम वहाँ प्ले होता है। हम लोग जब खेलते हैं तो हमारे बाजू में, हमारे चेस बोर्ड के बाजू में हमारा देश का तिरंगा रखा जाता है। हमको काफी खुशी होती है, लेकिन जब हम लोग मेडल विन करके आते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें हमारे चेस प्लेयर्स को वो स्पोर्ट्स पर्सन का स्टेटस नहीं मिलता है। अवार्ड्स उनके लिए नहीं है। जैसे एम्प्लॉयमेंट में स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज होती है, स्पोर्ट्स कोटा के जॉब्स होते हैं, या जो जॉब करते हैं उनको कंसेशन दिया जाता है, वो कोई भी फैसिलिटी हमारे चेस प्लेयर्स के लिए नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चेस को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जो भी प्लेयर आज खेल हमारे पास है उसमें से काफी चेस प्लेयर्स ने चेस बीच में से छोड़ा है, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम होता है कि मैं एजुकेशन को कंटिन्यू करूं कि चेस को कंटिन्यू करूं, किसको
इम्पोर्टेंस दूं, और काफी टैलेंटेड चेस प्लेयर्स ने चेस को बीच में से छोड़ा है और एक देश का नुकसान मैं मानता हूं। इम्पोर्टेंट है, लेकिन गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करता है तो चेस प्लेयर्स या एक इंडिविजुअल दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देके, जैसे साइटेड में होता है वैसा करके अपना करियर में भी आगे बढ़े और स्पोर्ट्स में भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, रेडियो उड़ान आपकी इस आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। और सर आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आप प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड के और इंटरनेशनल ब्रेल चेस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो आपने इन सभी एनजीओज में काम किया है और भी बहुत सी एनजीओज के आप मेंबर हैं, तो आपने इस स्पोर्ट को, ब्लाइंड पीपल की चेस को गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं, कुछ आवाज़ उठाई है, या क्या आपको रिस्पॉन्स मिला है? 1998 से जब से हम लोगों ने इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया है, हम लोग गवर्नमेंट के साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्शन कर रहे हैं। और जैसे 2006 में हम लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप किया था, तभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तभी उस वक्त के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर मणिशंकर अय्यर को इनवाइट किया था। वो खुद फंक्शन में आए थे, वो देख के सरप्राइज हुए। उनको पहले लगा था कि स्पोर्ट्स, ब्लाइंड का स्पोर्ट्स यानी इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन उन्होंने देखा कि क्या प्रोफेशनल लेवल पे सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर खेला जाता है, तो उन्होंने भी माना कि इस खेल को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हमें बताई कि हम लोग हमारे देश में वन गेम वन फेडरेशन ऐसा गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि एक खेल को सिर्फ एक ही फेडरेशन को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसके लिए उन्होंने साइटेड के चेस बॉडी को रिकॉग्निशन दिया है, और इसीलिए हमारे ब्लाइंड चेस को अलग से वो लोग रिकॉग्निशन नहीं दे सकते हैं। दूसरा, डिजेबल स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने पैरालंपिक्स को रिकॉग्निशन दिया है, लेकिन वर्ल्ड में चेस पैरालंपिक्स में आता नहीं है। इंटरनेशनल पैरालंपिक्स एक अलग बॉडी है और इंटरनेशनल ब्रेल चेस एसोसिएशन एक अलग बॉडी है। तो हम लोग पैरालंपिक्स को ज्वाइन करके रिकॉग्निशन गवर्नमेंट का लेते हैं, तो हमारा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चला जाता है। ये प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट ये प्रॉब्लम समझती नहीं है, और इसलिए ये डिसीजन आज तक हुआ नहीं है। गवर्नमेंट मानता है कि चेस पे इंडिया ने काफी अच्छा किया है, लेकिन इसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट के पास है, और इसके लिए जैसे बाकी कंट्रीज ने इसको स्पेशली रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि ये अकेला खेल है जो हम लोग साइटेड के साथ खेलते हैं, तो वैसे ही हमारे गवर्नमेंट ने इसको एक स्पेशली रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और वक्त आज आया है कि जिस लेवल पे आज हम लोग खेलते हैं, सिर्फ हम लोग इंडिया में खेलते नहीं, हम लोगों ने इंटरनेशनल को भी प्रमोट करने की जिम्मेदारी ली। उस लेवल तक हम लोग, हमारी कंट्री आज पहुंची है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आज ये जो अभी का सरकार है, ये काफी प्रोग्रेसिव माइंडसेट से प्रोग्राम्स को लॉन्च कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये सोच अब ये सरकार में है, और ये सरकार तक हम कोशिश कर रहे हैं पहुंचने के लिए कि वापस ये कम्युनिकेट किया जाए और गवर्नमेंट इस खेल को रिकॉग्नाइज करे। और होपफुल है कि आप और सब मिलके हमें सप्पोर्ट करें तो जरूर गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे चेस प्लेयर्स के लिए और चेस को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सर, रेडियो उड़ान हमेशा आप सबके साथ है। आप कुछ भी डेवलपमेंट का काम करते हैं तो रेडियो उड़ान की सपोर्ट हमेशा सबके साथ रहती है, और आप तो बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं सर। आप हम सबके लिए इंस्पिरेशन है सर। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है आपकी पूरी डिस्कशन को सुनकर, कि चेस फॉर द ब्लाइंड पूरे इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पर बहुत काम हो चुका है आपकी तरफ से, बट सर फिर भी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पर इसका नेटवर्क अभी तक नहीं है। अगर हम हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर इस तरह की स्टेट्स की बात करते हैं तो वहां पर इस पर कोई काम नहीं हुआ, ज्यादा काम नहीं हुआ है। आपका क्या कहना है इस पर? मैं मानता हूं ये बात। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स है, या उत्तराखंड है, राजस्थान जैसा स्टेट है, ऐसे कोई स्टेट्स हैं जिसमें आज भी हम लोग अच्छी तरह उसको प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। उसके रीजंस है, नंबर एक, जैसे स्टेट में प्रमोट करने के लिए हमें एक्टिव चेस प्लेयर्स चाहिए, या कोई एक संस्था चाहिए जो इसको ओन करे। और दूसरा प्रॉब्लम, जैसे गवर्नमेंट रिकॉग्निशन और सपोर्ट जो फंडामेंटल लेवल पे होना चाहिए, उसका वो नहीं होने के कारण
जो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेस है उसके कारण हम लोग हर जगह पे उतनी तरीके से पहुंच नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से हमें जाना है। हमारी कोशिश काफी चल रही है, जैसे प्रायोरिटी में हमारा उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इसके मेघालय वगैरह में हमारे अभी कॉन्टैक्ट चल रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वहाँ के लोगों को हम हमारी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मांगते हैं, और वहाँ के लोग जब स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं सपोर्ट के लिए तो बोलते हैं आपका खेल रिकॉग्नाइज नहीं है तो हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसके कारण थोड़ा सा तकलीफ हमें हो रही है उस स्टेट पे प्रमोट करने के लिए। लेकिन एक स्पेशल प्रोजेक्ट हम लोगों ने उसके लिए लॉन्च किया है, ये लॉन्ग टर्म प्लान 2014 से 19 के लिए, कि इस स्टेट्स में फोकस्ड एरिया से काम हो और अगले 4-5 सालों में ये जो एक गैप है हमारे देश में उसको कम किया जाए। ओके, बहुत बढ़िया सर। जी हाँ दोस्तों, तो आज कार्यक्रम एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं मिस्टर चारू दत्ता जाधव जी से, जो कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। इस मुलाकात में हमने इनसे चेस को प्रमोट करने के प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी ली, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बातचीत की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही, सुगम में भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांग जन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। Barrier Break brings TechShare India, a conference cum exhibition discussing accessibility and assistive technology for all kinds of disabilities on 3rd and 4th March in New Delhi. Step towards digital inclusion. More than 50 experts will demonstrate how persons with disability can be empowered. The conference will be held in partnership with National Centre for Promotion of Employment for Disabled and Royal National Institute of the Blind, UK. What are you waiting for? Wake up and register now. You can log into techshare.barrierbreak.com or mail us at techshare@barrierbreak.com. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरजे ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कार्यक्रम एक मुलाकात में हम बातचीत कर रहे हैं मिस्टर चारू दत्ता जी से, जिन्होंने भारत में चेस फॉर द ब्लाइंड को आगे ले जाने में, प्रमोट करने में और स्टैंडर्ड इंप्रूव करने में बहुत योगदान दिया है, जिन्होंने लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया है और चेस स्पोर्ट में बहुत सी चैंपियनशिप हासिल कर चुके हैं और हजारों प्लेयर्स को तैयार भी कर चुके हैं। तो इनसे बातचीत जारी है। जी, तो सर, आप आईटी सेक्टर में आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है। आप अपने प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिए। जैसे मैंने कहा कि मैंने जब 85 में एक टूर्नामेंट जीता और मैंने मेरे लाइफ की तरफ देखने का मेरा दृष्टिकोण चेंज हुआ, तब से मैंने सोचा था कि मैं प्रोफेशन भी ऐसा चूज करूंगा जहां मेरा ब्लाइंडनेस, जो मेरा लिमिटेशन है, वो हर्डल ना बने। और चेस के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा एरिया है जहां हमारा जो लिमिटेशन है वो हमें कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करता है, प्रोवाइडेड आपके पास वो टैलेंट हो
मैं भगवान को शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे कोई ऐसे स्किल्स स्पेशल स्किल्स दिए हैं, वो काफ़ी मुझे हेल्प किए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए, और चेस में भी, जैसे लॉजिकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स जो प्रोग्रामर्स के लिए और चेस प्लेयर्स के लिए ज़रूरी है। लेकिन एक मैं सब मेरे भाइयों को कहना चाहता हूँ जो सुन रहे हैं, मेजर टर्न मेरे प्रोफेशनल करियर में तभी आया जब मैंने एक बोल्ड डिसीजन मेरे लाइफ में लिया। मेरा आज 26 इयर्स का प्रोफेशनल करियर है, लेकिन मेरा आईटी करियर 26 इयर्स का नहीं है। मेरे बाकी मेजॉरिटी जैसे हमारे भाई हैं जो गवर्नमेंट जॉब या बैंक में जॉब करते हैं, वैसे ही मैंने 1989 में मुझे बैंक में जॉब मिला था। मैं टेलीफोन ऑपरेटर करके मेरा करियर शुरू किया, लेकिन मैंने मेरी आईटी का जो स्टडी है वो मैंने पैरेलली कंटिन्यू किया था। 1991 में मैंने मेरा पहला डिप्लोमा किया, 98 में मेरा दूसरा डिप्लोमा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया, और 2004 में मैंने एक मेजर डिसीजन लिया, गवर्नमेंट जॉब मैंने छोड़ के आईटी सेक्टर में एंटर करने का। ये डिसीजन डिफिकल्ट था। ऑलमोस्ट 99% जो मेरे फ्रेंड्स या मेरे कलीग्स या जो भी है जिनसे मैंने डिस्कस किया था, उन्होंने मुझे बोला था कि ये रिस्क है, ये एक गलत डिसीजन है। हमारे ब्लाइंड भाई को जॉब मिलता नहीं है, आप सिक्योर जॉब छोड़ के नहीं जाना चाहिए, आईटी में ही काम करना है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में ही कुछ कीजिए। लेकिन मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था कि जो मैंने नॉलेज लिया है उससे मैं इस सेक्टर में सक्सेस हो सकता हूँ, और यदि मैं सक्सेसफुल हुआ तो ये एक नया डोमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए खुलेगा। और वो डिसीजन मुझे मैं आज खुशी देता है कि आज मैंने जो प्रोग्रेस किया है, 2004 में मैंने एंटर किया एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद जो मुझे बहुत फास्ट ग्रोथ मिला, यानी प्रमोशंस मेरे फास्ट हुए। मैं प्रोजेक्ट लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, फिर मैंने जॉब चेंज किया, टीसीएस में आया, टीसीएस में फिर प्रोग्राम मैनेजर से लेके ग्रुप लीड, और फिर आज मैं एक रिसर्च इनिशिएटिव को हेड करता हूँ, 2 फंक्शंस मैनेज करता हूँ, और आज मैं जिनको रिपोर्ट करता हूँ वो इंडिया के या वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप आईटी प्रोफेशनल्स है। जैसे हमारे सीटीओ, ऑर्गेनाइजेशन के सीटीओ मिस्टर अनंत कृष्णन या वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर पद्मनाभन, इनके साथ मैं आज काम कर रहा हूँ, उस लेवल पे काम कर रहा हूँ। या वहाँ तक पहुँचना ये एक मेरे लिए ड्रीम था, लेकिन ये सिर्फ 10-11 साल में मैं कर पाया, और ये इसीलिए कर पाया कि मुझे कॉन्फिडेंस था और एक पॉजिटिव एटीट्यूड था, और एक रिस्क लेने की मेरे में कैपेबिलिटी थी, और कैलकुलेटिव रिस्क था, एक गैम्बल नहीं था। और यही मैं कहना चाहता हूँ मेरे सारे भाइयों को कि लाइफ में सिर्फ जो पहले लोगों ने किया है, जैसे आर्ट्स में मैंने ग्रेजुएशन किया है, गवर्नमेंट जॉब किया है, इस रिस्ट्रिक्टेड सोच नहीं रखनी चाहिए। आज अपॉर्चुनिटीज काफी हैं, हमारे भाइयों में टैलेंट काफी है। आप अपना स्ट्रेंथ को रियलाइज अंडरस्टैंड कीजिए और ऐसे एरिया चूज कीजिए जहां आप अपना स्ट्रेंथ को लिवरेज कर सकते हैं। सक्सेस जरूर मिलेगा, और आप सिर्फ हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी में सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप मेनस्ट्रीम में आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। मेरा एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं कोई एक्सेप्शनली टैलेंटेड पर्सन नहीं हूँ, सिर्फ सोच, मेरी जो सोच है और जो अप्रोच और एटीट्यूड है, उसने मुझे इस लेवल तक लाके खड़ा किया है। और हमारे कम्युनिटी में काफी ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड से एक अलग डायरेक्शन में सोचेंगे तो स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल। तो सर, एक और आपकी अचीवमेंट के बारे में मुझे पढ़ने को मिला जब मैं आपके बारे में रिपोर्ट तैयार कर रही थी, कि आप हिमालयन एक्सपीडिशन फॉर द ब्लाइंड के टीम मेंबर भी रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। काफी मेरे लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स है जो मैं पूरे लाइफ टाइम चेरिश करूंगा। उसमें से एक मोमेंट जो था जब मैंने पीक क्षितिधर 1992 में हिमालयस कुल्लू मनाली रेंज में था, वो क्लाइंब किया था और समिट पे पहुंचा था। ये एक्चुअली ट्रैकिंग ये मेरा हॉबी था, यानी चेस और आईटी को मैंने मेरा प्रोफेशन करके मैंने परसू किया, लेकिन नेचर के ऐसे क्लोज टू नेचर रहना मेरा एक हॉबी था। तो मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है, और स्पेशली ट्रैकिंग
ने मुझे वो एक सेटिस्फैक्शन दिया है। तो काफ़ी महाराष्ट्र में मैंने बहुत सारे फोर्ट्स को क्लाइंब किया है, हमारे जो साइटेड भाई हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जाके। और 1992 में वैसे ये ग्रुप था यंग जिंगारो, YZ हम लोग कहते हैं, उन्होंने एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट प्लान किया, वर्ल्ड का फर्स्ट हिमालयन एक्सपीडिशन फॉर द ब्लाइंड। और उसके प्रिपरेशन के लिए हमको दार्जिलिंग में ट्रेनिंग दिया गया, एडवांस जिसको हम लोग एडवेंचर कोर्स कहते हैं, 15 दिन का। वो कोर्स के बाद उसमें से 10 ब्लाइंड लोगों को सिलेक्ट किया और लकीली मैं उनमें से था। और एक 53 लोगों का एक पूरा कैंप कंटिंजेंट ये कुल्लू मनाली रेंज में 92 में एक्सपीडिशन प्लान किया। और आई एम रियली हैप्पी। काफ़ी हमें तकलीफ हुई, 27 डेज का पूरा था। जब हम लोग पीक पे पहुंचे तभी टेम्परेचर -27 था। बेस कैंप को पहुंचने के पहले से ही आइस था, तो ऑलमोस्ट आखिरी के 10-12 दिन हम लोग सिर्फ ऐसे सराउंडिंग सब जगह पे सिर्फ आइसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहे। एक अलग एक्सपीरियंस था। लास्ट के 3-4 दिन का जो क्लाइंबिंग था वो पूरा क्लाइंबिंग रोप के ऊपर से, यानी आप रस्सी लगा के ऊपर चढ़ना था। 80 डिग्री क्लाइंबिंग टाइप क्लाइंबिंग था। एक अलग एक्सपीरियंस था और वो हम कर सके, वहाँ तक पहुँचे। काफ़ी हमारे फ्रेंड्स ने भी हमें सपोर्ट किया, बट इट वॉज एन यूनिक एक्सपीरियंस, आई स्टिल चेरिश। और मैं और उसमें से एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। उस वक्त काफ़ी क्लाउडी एनवायरनमेंट था, लेकिन जब मैं और मेरा जो टीम था, हम लोग टीम बेस पे समिट तक पहुंचे थे। और जब हम समिट पे पहुंचे और उसी वक्त हमारे सूरज भगवान क्लाउड के बाहर आ गए और वो पूरे आइस पे ऐसे अर्ली मॉर्निंग का जो सनराइज था, मेरे फ्रेंड ने बताया कि ऐसे लग रहा है कि हम लोग एक गोल्ड के माउंटेन पे खड़े, ऐसा एक है ना पूरा व्यू था। तो भगवान का ब्लेसिंग था। मैंने माना कि समिट किया हम लोगों ने और भगवान ने आके बाहर आके हमें ब्लेसिंग दिया कि है ना, डिटर्मिनेशन से हम लोग कुछ ट्राई करते हैं तो वो हम लोग अचीव कर ही पाते। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो सर अब एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि रेडियो उड़ान के माध्यम से गवर्नमेंट तक क्या वॉइस अपनी पहुंचाना चाहते हैं? 2 चीजें मैंने कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स जैसे चेस है, गवर्नमेंट ने उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देके उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और जैसे सपोर्ट बाकी मेनस्ट्रीम चेस स्पोर्ट्स को होता है, वैसा सपोर्ट गवर्नमेंट ने देना चाहिए। नंबर 2, मुझे गवर्नमेंट को कहना है कि इंडिया में जो हमारी दिव्यांग कम्युनिटी है, ये अनटैप्ड टैलेंट है, ह्यूज टैलेंट है, और ये लायबिलिटी नहीं है। दे आर असेट्स। आप उनकी अलग जो कैपेबिलिटीज है उसको चैनलाइज करें तो ये सारे लोग सिर्फ अपने पैर पे खड़े नहीं होंगे, अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन देश को आगे लेके जाने के काबिल है। सिर्फ आप उनकी तरफ उस तरीके से देखिए कि ये हमारे असेट्स है या कि लायबिलिटीज। और सोसाइटी, गवर्नमेंट और सारे स्टेक होल्डर्स मिलके, इंक्लूडिंग हमारी कम्युनिटी उस तरीके से सोचती है तो 5 या 10 साल में जो सोशल चेंज हम लोग चाहते हैं वो हमारे देश में ज़रूर आएगा। और 10 साल के बाद हम लोग आज जो आवाज़ उठाने की बात करते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम जैसे बाकी जैसे मेन स्ट्रीम जैसे एक है ना पूरे सोसाइटी में एक है ना वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सोसाइटी कहा जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन रहेगा नहीं। उस सोसाइटी को हम लोग है ना अचीव कर सकते हैं। ओके, तो सर जाते जाते लिसनर्स के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? मैं तो काफी इतना बड़ा खुद को मानता नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा अगेन कि सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ ओन पोटेंशियल्स इम्पोर्टेंट है। आपका सेल्फ बिलीफ इम्पोर्टेंट है। आपको आपके में सेंस ऑफ इक्वलिटी होनी चाहिए। आप कभी भी आपको अलग मत समझिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस होके पॉजिटिव एटीट्यूड से जो भी एरिया में आप एक्सेल करना चाहते हैं पूरे डिटर्मिनेशन से उसको परस्यू कीजिए। मैं आपको एश्योर करता हूं कि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। तो फॉलो योर ड्रीम्स विथ डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन। नोबडी विल स्टॉप यू टू अचीव दोस। दैट्स ऑल।
क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो उड़ान पर आने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। और मैं रेडियो उड़ान को भी धन्यवाद कहता हूँ। मैं एक फैन हूँ रेडियो उड़ान का, और ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया है मैं सच में मानता हूँ कि ये काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट है, और मैं आपको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम और बड़ा हो और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल चेंज इसके थ्रू हम लोग अचीव कर पाए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एप्रिसिएशंस एंड विशेस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। www.radioudan.com पर फीडबैक फॉर्म को फिल कीजिएगा और अपने सजेशंस हम तक जरूर पहुंचाइएगा। तो ये थे चारू दत्ता जाधव जी, जो कि खुद नेत्रहीन है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और नेत्रहीनों के लिए चेस स्पोर्ट को आगे ले जाने में बहुत काम कर चुके हैं। मुझे यानी ज्योति मलिक को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह एक और पर्सनालिटी के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।